माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का लास्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन an essential life process. An essential life process. ठीक है। सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है और लाइफ प्रोसेसेस भी। ये सेल डिवीजन सभी सेल के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। किस लिए जरूरी है? ग्रोथ के लिए। किस लिए जरूरी है? न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए। किस लिए जरूरी है? न्यू ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इट इज इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहा है। यानी विदाउट दिस सेल डिवीजन लाइफ कैन नॉट सस्टेन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान में रखिए कि कौन सा हमारा टॉपिक चल रहा है। यह क्वेश्चन दिए हुए, व्हाट हैपन टू द सेल ऑफ इंज्यूर्ड टिश्यू। जो इंज्यूर्ड टिश्यू होते हैं, वो इंज्यूर्ड टिश्यू के सेल में क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर कोई शख्स है, उसको इंजरी होती है जैसे, है ना, तो उसके इंजरी में ये होता है कि उसके सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं वहां के, ठीक है, वहां के टिश्यू के सेल जो डैमेज हो जाते हैं। अगर ये इंजरी ज्यादा गहरी होती है, डीपली होती है, तो वो सेल डेड भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डेड भी हो जाते हैं। अब वो डेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हिस्से के सेल जो है दे आर नॉट एबल टू डिवाइड एंड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लाइफ। वो डेड हो जाते हैं, तो उनकी एबिलिटी जो रहती है वो खत्म हो जाती है, डिवाइड होने की भी और लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने की भी। तो ये कह सकते हैं व्हाट हैपन टू द सेल ऑफ द इंज्यूर्ड टिश्यू। तो वहां ये होता है कि जो इंज्यूर्ड टिश्यू रहते हैं, वहां के सेल अगर डैमेज हो जाते हैं, दे कैन नॉट रिपेयर, दे कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन, और दे आर able to grow or to perform the new cell. दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? whether new cell are formed during healing of wounds? yes. जब healing of wounds होता है, अगर किसी को जख्म लग जाती है, कुछ चोट लग जाती है, तो वहां क्या होता है? वहां के सेल डैमेज तो हो जाते हैं, तो क्या वो डैमेज सेल की जगह नए सेल आते हैं? यस, न्यू सेल इज फॉर्म। हीलिंग ऑफ वुंड्स जब होता है, हीलिंग जब होता है, तो हीलिंग जो होता है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, ये नए सेल के फॉर्मेशन से होता है, ड्यू टू न्यू फॉर्मेशन ऑफ द सेल, न्यू फॉर्मेशन से वहां पर नए सेल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे को कुछ इंजरी हो जाती है, कट जाता है, हाथ कट जाता है, तो कुछ देर के लिए वहां से खून फ्लो होता है, लेकिन आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो जो फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो रुक जाता है। क्यों क्या है? क्योंकि वहां न्यू सेल फॉर्मेशन हो जाता है, जो वेन्स हमारे रप्चर हो गई थी, कट गई थी, वो दोबारा से बन जाती है और वहां पर फ्लो ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है। तो ये हीलिंग ऑफ वुंड्स के दौरान क्या होता है? हीलिंग ऑफ वुंड्स के दौरान न्यू सेल फॉर्मेशन होता है और न्यू सेल फॉर्मेशन की वजह से जख्म भर जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, डू द प्लांट गेट इंजर्ड? क्या प्लांट भी इंजर्ड होते हैं? जैसे हम इंजर्ड होते हैं, एनिमल इंजर्ड होते हैं, क्या प्लांट में भी इंजरी होती है? यस। अगर प्लांट से कोई पार्ट कट जाता है, गिर जाता है, या डैमेज हो जाता है, या उसके अंदर कुछ जो है फॉल हो जाती है, उसकी लीफ वगैरह फॉल होती है, हम देखते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि वहां पर नए लीफ आ जाती है, वो प्लांट्स दोबारा जो है उसमें भी हीलिंग हो जाता है ना, उसके स्टेम के अंदर, उसके लीफ के अंदर, उसके जो है जो पार्ट्स है उसमें हीलिंग हो जाता है। तो जब हम प्लांट्स के फ्लावर को प्लग करते हैं, तो वहां से जो है न्यू सेल, न्यू स्टेम जो है वो
तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब प्लांट्स में इंजरी हो जाती है, जब हम प्लग ऑफ द फ्लावर करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो स्पेशल सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, उन सेल्स को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेम सेल भी कहते हैं उनको, ये डिवाइड होते हैं और नए सेल बनाते हैं, और नए सेल बनाने की वजह से प्लांट्स की वो जगह जहां पर जो है सेल डिवाइड होते हैं और वहां से प्लग ऑफ करने के बाद वो कट जाते हैं, तो उनकी इंजरी या वुंड हीलिंग हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसा होता है? तो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सेल डिवीजन के जरिए से होता है। इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ग्रो होता है तो ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट का सीड हम लेते हैं, इसको बोते हैं जमीन में, तो उससे पहले प्लूमिल निकलता है, फिर रेडिकल निकलता है, फिर रेडिकल रूट में तब्दील होता है, प्लूमिल शूट में कन्वर्ट होता है, फिर ये प्लूमिल और शूट एक लार्ज ट्री बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ये डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर उसके डिवीजन होता है प्लांट्स के, उसमें परमानेंट सेल्स तैयार होते हैं और वो परमानेंट टिश्यू तैयार करते हैं, और इस तरह से प्लांट्स का ग्रोथ होता है। प्लांट्स में तो हमको सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाई देता है, ग्रोथ की वजह से जो है प्लांट्स की हाइट वगैरह बढ़ती है। क्वेश्चन ये हुआ, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर? तो लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की वजह से उनके अंदर ग्रोथ होता है। डज द नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी इंक्रीज? यस, नंबर ऑफ सेल इज आल्सो इंक्रीजेस। एक इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड होते हैं, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, उस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वजह से सेल के नंबर भी बढ़ते हैं। तो जो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते हैं तो क्यों क्या होता है उसमें? उनके डिवीजन होती है सेल के अंदर, माइटोसिस और माइटोटिक, तो उसके वजह से उसके नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं। तो उसके बाद का क्वेश्चन है, इफ यस हाउ? कैसे होता है? इट इज ड्यू टू द माइटोसिस। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट डिवीजन, cell division which help in the growth and development of the organism. Next question क्या है students? Next question क्या है? How the new individuals of species is formed? New individual, किसी भी species का new individual कैसे तैयार होता है? ठीक है? Is formed from existing ones, जो आज मौजूद है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा होता है, ये सवाल है। ठीक है, और दूसरा आगे सवाल है एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स। तो क्या है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ स्पीसीज। वो अपने ही जैसे जानदारों को पैदा करने की एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी रखते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसे हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चंस क्या है कि हाउ द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, दे गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू इंडिविजुअल्स बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में ये होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो पहले क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के जरिए से क्रोमोसोम तैयार करते हैं, और ये क्रोमोसोम बाद में क्या होते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब हमको नेक्स्ट टॉपिक को समझने में मदद करेंगे। पहला क्वेश्चन को हमने देखे थे कि इंजर्ड टिश्यू होते हैं तो इंजरी कैसे, वुंड हीलिंग कैसे होती है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखे थे कि वुंड हीलिंग जो होती है, जिस जगह होती है वहां पर नए सेल बनते हैं सेल डिवीजन के जरिए से। तीसरा क्वेश्चन हमने देखे कि प्लांट्स भी इंजर्ड होते हैं, जैसे होते हैं उनमें भी इंजरी होती है, उनमें भी नए सेल बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, नए मेरिस्टेमेटिक सेल जो है नए वो वुंड हीलिंग करते हैं, ठीक है, नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से उसके बाद का क्वेश्चन हमने देखे हाउ डज द ग्रोथ ऑफ द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है माइटोसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट
सेल डिवीजन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब जो है वो अपने जैसे स्पीशीज को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, जिसे अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर हियर। ये क्वेश्चंस के आंसर हमने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्यों मालूम करने की कोशिश की है, इसलिए कि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों कहा जा रहा है इसको स्टूडेंट्स? इसलिए कहा जा रहा है कि इससे सेल, जितने सेल हैं या सेल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि नए सेल जो बनते हैं, न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। प्री एग्जिस्टिंग नए सेल का फॉर्मेशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। जो पहले से जो मौजूद सेल है उसी से होता है। कोई ऐसा रॉ मटेरियल ला लिया नया सेल बना लिया, ऐसा नहीं। यानी जो पहले से जो सेल है वो ही होगा और उसी के डिवीजन के नतीजे में जो है नए सेल फॉर्म हो गए। एक इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? क्यों कहा गया इसे? यस, इसलिए कहा गया है कि इसकी वजह से क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? यस, ये है कि इससे ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। नए सेल जहां फॉर्म होते हैं वहां ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? कि जो इमिसिएटेड बॉडी रहती है, इमिसिएटेड बॉडी यानी दुबली पतली, तो उनके अंदर क्या होता है? नए सेल बनने के बाद इमिसिएट बॉडी दोबारा रिस्टोर होती है, यानी दोबारा जो है वो जैसी की वैसी हो जाती है। तो रिस्टोर ऑफ द इमिसिएटेड बॉडी इससे होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी। और साथ ही साथ क्या होता है? ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, इमिसिएटेड बॉडी रिस्टोर होती है। और यस, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके अंदर जो है क्रोमोसोम की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो रिस्टोर होते हैं। रिस्टोर होते हैं यानी जितने पेरेंट्स में थे उतने के उतने उनके न्यू इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, न्यू सेल्स में आते हैं, उतने डॉटर सेल्स में आ जाते हैं, तो क्रोमोसोम। इसी तरह से और छठी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि इनके अंदर वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, वेरिएशंस होते हैं। हाँ, और ये वेरिएशंस की वजह से क्या होता है? यस, हेरिडिटिकल मटेरियल जो है, हेरिडिटिकल मटेरियल यानी जेनेटिकल मटेरियल जो है या जीन्स वगैरह जो है वो रिस्टोर होती है, जीन रिस्टोर होती है, जीन का रिस्टोरेशन होता है। ठीक है, नई जीन्स जो है वो रिस्टोर होती है नेक्स्ट इंडिविजुअल्स के अंदर। तो हेरिडिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है? यस, इट लीड टू द इवोल्यूशन। इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसकी वजह से नई स्पीसीज तैयार होती है। इतनी सारी चीजें जो है सेल डिवीजन में होती है जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल की। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टोटिपोटेंसी, यानी वो पावर सेल का जो रीजनरेट होने में उसको मदद करता है, टोटिपोटेंसी, जो आप आगे जाकर और पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल डिवीजन है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सेल डिवीजन जो होती है वो दो तरह की होती है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले आप थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि सेल क्या है। तो सेल एक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, इसे हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? जिसमें सेल होता है, सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसमें न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और
कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, डेफिनेट होता है, वेल डिफाइन होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये सेल स्ट्रक्चर होता है, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो अब ये जो सेल्स है, जो दोनों टाइप के सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होती है, क्योंकि दोनों में जेनेटिक मटेरियल होता है। उसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सिंपल टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो यूकैरियोटिक टाइप का जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन बाद में कंडेंस होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम जो है फिर सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, फिर नए सेल उससे क्रोमोसोम की डिवीजन होती है, फिर नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो सेल की दो तरह के डिवीजन कौन कौन सी होती है, एक कहलाती है डिवीजन ऑफ द सेल, हम उसको कह सकते हैं इज ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप की डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, और एक को कहते हैं अपन मियोसिस। क्या कहते हैं, मियोसिस, और एक को क्या कहते हैं माइटोसिस। तो ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों टाइप की सेल डिवीजन कहलाती है। माइटोसिस जो होती है ये सोमैटिक सेल में होती है, सोमैटिक सेल। याद रख लीजिए हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं और एक जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल। तो मियोसिस जो होती है ये जर्म सेल के अंदर। सोमैटिक सेल कौन से सेल हैं, इनको हम बॉडी सेल भी कहते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो बॉडी, उस बॉडी को बनाने में या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट की बॉडी को जो बनाने में जो, या बॉडी को ग्रोथ और ग्रो करने में जो सेल हेल्प करते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं। और सोमैटिक सेल के अंदर जो डिवीजन होती है उसको हम कौन सी डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। माइटोटिक भी कहते हैं इसको, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम मियोटिक भी कहते हैं, मियोटिक, मियोसिस और मियोटिक, दो तरह के। तो ये सोमैटिक सेल में होती है, ये जर्म सेल के अंदर। अब स्टूडेंट्स जो जर्म सेल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स भी हम उन्हें कहते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं और इसके सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी क्रोमोसोम भी दो टाइप्स हैं, तो ये भी क्रोमोसोम ही है, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखिए। तो ऑटोसोम्स इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सोमैटिक सेल्स एंड सेक्स क्रोमोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्स, ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो जर्म सेल्स के अंदर होंगे और जो ऑटोसोम्स होंगे ये सोमैटिक सेल के अंदर होंगे। तो अब हम इससे ये समझ जा सकते हैं कि मियोसिस के जरिए से सेक्स क्रोमोसोम तैयार होंगे और माइटोसिस के जरिए से ऑटोसोम्स तैयार होंगे। ऑटोसोम्स जो है वो माइटोसिस के जरिए से तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, सबसे माइटोसिस काइम होती है, माइटोसिस ऑकर इन द सोमैटिक सेल्स, मियोसिस काइम होती है, मियोसिस काइम होती है, ये होती है जर्म सेल के अंदर। और इसी तरह से सोमैटिक सेल्स के अलावा जो स्टेम सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स में भी जो है वो माइटोसिस होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं वो उसमें प्लांट्स के अंदर जो है उसमें भी माइटोसिस होती है। तो मियोसिस इज ऑकर इन द, यस, इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, ये याद रखने का आपको, ठीक है। तो ये हमने स्टडी ऑफ सेल देखा है और टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन देखा है स्टूडेंट्स। अब हम जो है इसके बारे में देखेंगे कि ये सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस कैसे होती है डिटेल में। आइए आगे बढ़ते हैं। बिफोर एनी टाइप ऑफ द सेल डिवीजन द सेल डबल अप इट्स क्रोमोसोम्स। यानी कोई भी सेल डिवीजन जब होती है, सेल जब डिवाइड होता है दोनों में से कोई भी डिवीजन के अंदर, तो सेल जो है अपने तादाद बढ़ाता है, क्रोमोसोम अपनी तादाद बढ़ाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं। जो काय की शक्ल में होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम, वन इज डिप्लॉयड मींस टू एंड और सिंगल एंड मींस हैप्लॉयड। एक सेल को हम हैप्लॉयड सेल कहते हैं और एक सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। तो नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम अगर किसी सेल के अंदर है, डबल है, तो उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं, सिंगल सेट है तो उसको हम हैप्लॉयड कहते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट बढ़ रहे हैं तो टेट्राप्लॉयड, पेंटाप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, आप इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे
तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं एनी टाइम। यह एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैन यू रिकॉल, आपको कहा जा रहा है कैन यू रिकॉल, रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है। क्या रिकॉल करना है, देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में हेरिडिटी का जो यूनिट है उसके अंदर आपने डिटेल में पढ़ा है व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम, व्हाट आर द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए 9th स्टैंडर्ड की पिछले साल की बुक उठाकर, आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें टाइप्स सेंट्रोमियर के हिसाब से हमने क्रोमोसोम की टाइप देखे थे। सेंट्रोमियर अगर बीच में है और क्रोमोसोम के दोनों आर्म बराबर है, ठीक है, इस तरह का है ना, इसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोमियर अगर है और एक आर्म उसका इधर है जिसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। एल शेप क्रोमोसोम है अगर से समझ लो इस तरह से, इसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं अपन, ठीक है। ये याद रखिए आप ये उसकी टाइप से। इसी तरह से दो टाइप के और क्रोमोसोम्स थे, एक कहलाता है यूक्रोमैटिन और एक हेटेरोक्रोमोसोम और एक यूक्रोमोसोम कहलाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। और उसके अलावा और क्रोमोसोम का जो कंटेंट रहता है उसके हिसाब से उसको हम दो तरह का क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। यानी एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें एक जैसा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, डिफरेंट टाइप का उसको हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, अलग-अलग क्रोमोसोम उसके अंदर रहते हैं। तो ये सब याद रखिए, आप लास्ट ईयर आपने ये पढ़ा है और उस कंटेंट के हिसाब से उसकी स्टडी भी की। यहाँ क्या कहा जा रहा है, गिव इट्स नेम इन द फिगर। अब आपको एक शक्ल यहाँ दी गई है, टेक्स्ट बुक्स में एक शक्ल दी गई है, अब आपको उसके नाम देना है। चलिए मैं ये डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेता हूं, आपको आसानी हो जाएगी उसके नाम देने में। सबसे पहले तो मैं इसकी पेयर, क्रोमोसोम की पेयर ऐसी बना ही लेता हूं, ठीक है। एक ये है, दो अलग अलग पेयर बता देता हूं, एक और ये अंदर जो है नीचे जो बताया हुआ है ये इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल बताया हुआ है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम की जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो बताया। तो आइए इसको हम कहते हैं पी आर्म। लास्ट ईयर आपने 9 में पढ़ा है और इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में आ सकती है, इसको हम पी आर्म कहते हैं। ये जो एक डॉट होता है यहाँ पर, जिसकी बुनियाद पर अपन क्रोमोसोम को डिवाइड भी करते हैं 4 टाइप्स में, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वो कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर क्रोमोसोम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, दो आर्म में डिवाइड होता है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इस आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू आर्म। और आखिरी का जो हिस्सा है ये बहुत ही हाईली फोल्डेड रहता है क्रोमोसोम में, इसको अपन डीएनए कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 4 नाम आपको याद रखना है। तो गिव इट्स नेम इन द फिगर, ये फिगर को आपने लेबल कर दिया है, समझ लो। आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी सेल डिवीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ए पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन है ये 2n। अगर सिंगल पेयर है ये 2n है, अगर सिंगल पेयर है इस तरह की तो इसको हम सिंगल n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल n बोलेंगे, ठीक है। हैप्लॉइड, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तो स्टूडेंट्स वेयर ए सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन n कंडीशन, तो ये ध्यान में रखना है आपको, सिंगल n और 2n, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड किसे कहते हैं? जिसमें 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं उसको डिप्लॉइड कहते हैं। और हैप्लॉइड किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। सेल भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होते हैं, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि ये दो कंडीशन हैं, ये दोनों कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना है। आइए अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस क्या है? वन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, माइटोसिस, ठीक है। इसको हम माइटोटिक भी कहते हैं, माइटोटिक। और इसका एक नाम और है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कहते हैं। यानी वो डिवीजन ऑफ द सेल जिसमें सेल जो है मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तैयार होते हैं, डिवाइड होकर तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये रहेंगे। तो ये जो सेल है, ये जो डिवीजन है क्या होती है हमने पढ़े हैं, ये सोमैटिक सेल के अंदर होती है,
ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ, यस, सोमैटिक सेल डिवीजन। और क्या होती है, किसके लिए होती है, ऑटोसोम्स के लिए, ठीक है। दूसरा ये स्टेम सेल्स के अंदर होती है, क्या होती है, स्टेम में। तो ये जो है ये दो हिस्सों में होती है डिवीजन सेल की। जो ये जो डिवीजन है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहली जो डिवीजन है इसकी, पहली डिवीजन में फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है। अब ये सेल है अगर से, तो इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये होल सेल हो गया। तो पहली जो डिवीजन है, हमको जो डिवीजन ऑफ द क्या चाहिए, हमको तो क्रोमोसोम की डिवीजन चाहिए, है ना। ये क्रोमोसोम है, समझ लो। अब क्रोमोसोम की जो डिवीजन है तो वो हो जाएगी, ये डिवीजन हो जाएंगी, क्रोमोसोम इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, तो अलग अलग पार्ट इसके अंदर तैयार हो जाएंगे। तो पहली डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद रखिएगा ये वर्ड, कैरियोकाइनेसिस। दरअसल कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, तो हम कह सकते हैं इट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड ये कैसे याद करेंगे हम, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियो वर्ड आया था वहां पर भी, यहां पर भी कैरियो, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। तो ये पहली डिवीजन जो होती है वो कैरियोकाइनेसिस होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, इट इज द डिवीजन ऑफ, यस, इट इज द डिवीजन ऑफ kinesis, it is division of nucleus. You can say simply karyokinesis means division of the nucleus, यानी जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू न्यूक्लियस, वो दो न्यूक्लियस बना देगा। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहां पर दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, बन गए, ठीक है, फॉलोड टू न्यूक्लियस, दो बन गए, एक से दो बन गए। अब क्या हो रहा है, ये बचा हुआ है पूरा सेल का दूसरा स्ट्रक्चर, उसका दूसरा स्ट्रक्चर कहलाता है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पर डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होते होते फिर ये आधा ये सेल बन गया ऊपर का, आधा सेल बन गया नीचे का, यानी एक न्यूक्लियस चला गया ऊपर के सेल में, एक चला गया, इस तरह दो सेल तैयार हो गए कि नहीं, हो गए। तो हम ये कहेंगे कि पहली डिवीजन क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी जो डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म की हो रही है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, व्हिच कंटेन द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स एंड द कंटेन, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है हमारे बॉडी का, इसकी डिवीजन हो रही है, तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो पहली डिवीजन किसकी हो गई थी, न्यूक्लियस की, तो उसको हमने क्या कहा था, कैरियोकाइनेसिस। दूसरी डिवीजन किसकी हो गई, साइटोप्लाज्म की हो गई। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, दो सेल तैयार हो गए, एक ये सेल, एक सेल, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल तैयार हो गए हैं, इसे हम कहते हैं, यस सर, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से दो स्टेप में माइटोसिस होती है। पहली स्टेप कौन सी कहा मैंने, कैरियोकाइनेसिस, दूसरी क्या कहा, साइटोकाइनेसिस।